गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम आयोनिक रिएक्शन देख रहे थे। लास्ट टाइम हम आयोनिक इक्वेशन की बैलेंसिंग देख रहे थे। आयोनिक इक्वेशन अगर हमें गिवन ना हो बनानी कैसे है वो मैं आप लोगों को बता चुकी थी। हमारा क्वेश्चन रह गया था उस दिन बीच में, वहीं से शुरू करेंगे आज। हमने रिएक्शन कंसिडर की थी एल्यूमिनियम प्लस HCl गिव राइज टू AlCl3 प्लस H2। हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है, इसको हमें आयोनिक फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है और फिर इसकी बैलेंसिंग भी करनी है। आयोनिक इक्वेशन की बैलेंसिंग भी सेम नॉर्मल इक्वेशन जैसी ही होती है, बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। वो क्या? इसमें हमें चार्ज भी बैलेंस करना पड़ता है, राइट। अब सबसे पहला काम तो होगा इस नॉर्मल इक्वेशन को हम आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, मीन्स आयोनिक आयंस की फॉर्म में लिखें, राइट। तो जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं वो हमेशा चार्जेस के साथ कंबाइन होते हैं, क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। तो आयंस वो बनेंगे जो किसी के साथ जुड़े हैं। जैसे एल्यूमिनियम में वो अकेला है तो इसे हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। यहाँ पर बात करेंगे HCl की, राइट। हमें इनके चार्जेस पता करने हैं। हाइड्रोजन पर सबको पता होता है चार्ज कितना होता है, +1। तो वो किसके साथ कंबाइन होगा? जितना प्लस होता है उतना ही माइनस के साथ कंबाइन होगा। तो क्लोरीन पर चार्ज आ जाता है -1। +1 हमेशा -1 के साथ होगा, मतलब जितना प्लस का चार्ज होता है उतने ही माइनस के साथ, माइनस के चार्ज के साथ वो जुड़ता है। अगर ऐसे नहीं आता निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं? मान लो हमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, तो जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है उसको मान लो X। हाइड्रोजन का चार्ज आप लोगों को पता है कितना होता है, +1। तो हम लिखेंगे +1। क्या HCl पर ओवरऑल कोई चार्ज है? HCl पर ओवरऑल कोई चार्ज दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं है। तो HCl का चार्ज हो जाए, इसका चार्ज हो जाएगा इक्वल टू 0। और X की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? -1। मीन्स क्लोरीन का ऊपर चार्ज कितना है? -1। इसी तरह हम इसकी बात करते हैं, दो आपस में जुड़े हुए हैं। क्लोरीन का चार्ज हमें पता चल चुका है, अब कितना है? -1। इसमें एल्यूमिनियम का चार्ज निकाल लेंगे, जिसका चार्ज निकालना है उसको मान लो X, उसको मान लो X। एक क्लोरीन पर -1 है, वहां पर कितने क्लोरीन हैं? 3 क्लोरीन है। तो -3 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू यहाँ से आ गई +3, और वहां पर हाइड्रोजन का चार्ज होगा 0। अब आयोनिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना था? जो सेम चीज दिखाई दे रही है क्लोरीन, उसको हमें काट देना है। क्लोरीन है इधर, कितना चार्ज है इस पर? -1। क्लोरीन है इधर, इधर भी क्लोरीन पर हमने कितना चार्ज लिया है? -1। दोनों तरफ क्लोरीन वही सेम है, सेम स्टेट में है, तो इधर हम क्लोरीन को काट देंगे, राइट। क्या बच जाएगा? एल्यूमिनियम बचेगा, प्लस हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पर। जब Cl नेगेटिव चला जाएगा तो वो पीछे H पॉजिटिव को छोड़ के जाएगा। मतलब क्लोरीन जो यहाँ पर था वो -1 में था, हाइड्रोजन किस में चार्ज में था? +1 में था। तो Cl नेगेटिव गया है, पीछे क्या छोड़ के गया है? H पॉजिटिव। गिव राइज टू, यहाँ की बात करते हैं, क्लोरीन चला गया है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज था? +3। तो हम सेम एज इट इज वही लिख देंगे, Al +3 और +H2, राइट। अब अगर कोई पूछे कि हमने एल्यूमिनियम को क्यों नहीं काट दिया, सिर्फ क्लोरीन को क्यों रिमूव किया? अभी देखो क्यों नहीं काटा हमने एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम यहाँ चार्ज है इसका 0, यहाँ चार्ज है +3। दोनों साइड जो दोनों एल्यूमिनियम है वो सेम नहीं है, एक तरफ वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक तरफ वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये दोनों एल्यूमिनियम एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम इन्हें कट नहीं कर सकते। इसी तरह हाइड्रोजन को पूछे कोई कि हाइड्रोजन क्यों नहीं कट कर दिया, क्लोरीन क्यों किया है? हाइड्रोजन यहाँ चार्ज क्या है? +1। यहाँ पर हाइड्रोजन पर क्या चार्ज है? 0। तो ये दोनों हाइड्रोजन
इक्वल नहीं है तो हम इन्हें कट नहीं कर सकते। लेकिन क्लोरीन पर यहाँ भी चार्ज कितना है, -1, यहाँ भी हम कितना लेके चले हैं, -1, तो इसलिए हमने क्लोरीन को काट दिया है क्योंकि दोनों क्लोरीन बिल्कुल इक्वल है, दोनों का दोनों की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा बिल्कुल सेम है। अब हम प्रोसीड करेंगे बैलेंसिंग के ऊपर। सबसे पहले हम एटम्स को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं, एटम्स को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम कितना है इधर, एक, इधर कितना एल्यूमिनियम है, एक। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितना है इधर, एक, और इधर कितने हैं, दो। तो एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी बैलेंस था। हाइड्रोजन इधर एक है, इधर दो है। अब दो को तो हम एक नहीं बना सकते, लेकिन एक को दो बना सकते हैं, नहीं बना सकते। कैसे बना सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गया 2H पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन इधर भी दो, इधर भी दो, बैलेंस। अब बात आती है आयनिक इक्वेशन में चार्ज को बैलेंस की, राइट। अब हम क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। कैलकुलेट चार्ज ऑन बोथ द साइड्स। अब एक बार हम दोनों तरफ चार्जेस देख लेते हैं कितने कितने हैं। यहां पर बात करते हैं चार्ज कितना है एल्यूमिनियम पर, यहां पर चार्ज एल्यूमिनियम पर कितना है, 0, तो 0। यहां पर चार्ज कितना है हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन पर चार्ज कितना है, कितना है, अब कितना हो गया, +2। H पॉजिटिव का मतलब क्या है कि H पॉजिटिव 2 बार ऐसे लिखा हुआ है। 2H पॉजिटिव का मतलब है कि H पॉजिटिव इस तरह लिखा हुआ है, एक प्लस इस पर, एक प्लस इस पर, तो टोटल कितना हुआ, +2 चार्ज, राइट। तो यहाँ पर आ गया चार्ज +2, तो इक्वल आया, +2 के इक्वल किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा चार्ज आया है +2 के इक्वल। अब इधर देखते हैं चार्ज कितना है हमारा राइट हैंड साइड पे। एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है, +3, और H2 पर 0। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है वहां पर कितना चार्ज आया, +3। क्या +2 और +3 इक्वल होते हैं, नहीं होते। मीन्स हमारा चार्ज बैलेंस नहीं है। माना कि एटम्स की फॉर्म में ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, लेकिन चार्ज की फॉर्म में अभी भी रिएक्शन हमारी इम्बैलेंस है। तो हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब ना हम 2 को 3 बना सकते, ना ही 3 को 2 बना सकते, राइट। जैसे हमने 2 को 1 को तो 2 बना दिया था बाय मल्टीप्लाइंग। क्या कोई 2 को 3 बना सकता है, नहीं बना सकता, ना ही 3 को 2 बना पाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इन्हें ऐसे नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे कि इक्वल हो जाए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या आ जाएगा, 6। दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है हो जाएगी। तो जिधर से हमें +2 मिल रहा है उधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम +3 × 2 H पॉजिटिव। क्लियर है चीज। और गिव राइज टू, यहाँ पर +3 मिल रहा था हमें, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ आ जाएगा 2Al3 पॉजिटिव +H2। अब चार्ज देखते हैं कितना हो गया, एल्यूमिनियम +6H पॉजिटिव गिव राइज टू 2Al3 पॉजिटिव +H2। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है, +1। कितनी हाइड्रोजन है, 6, तो यहाँ चार्ज हो गया +6। यहाँ की बात करें कितना चार्ज है एल्यूमिनियम पर, +3। कितने एल्यूमिनियम है, 2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +6। तो चार्ज हमारा बैलेंस हो चुका है। एक बार एटम्स को रीचेक कर लेते हैं देखने के लिए पूरी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस्ड है या नहीं है। एल्यूमिनियम इधर कितना है, 1, इधर कितना एल्यूमिनियम है, 2, तो इम्बैलेंस हो गया। तो
इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, क्योंकि एक को हम 2 बना सकते हैं आराम से। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। इधर कितनी हाइड्रोजन है? वहां पर कितनी हाइड्रोजन है? 2। अब 6 को तो 2 नहीं बना सकते, लेकिन 2 को 6 बना सकते हैं। हम कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन गई है 2Al plus 6H positive give rise to 2Al3 positive plus 3H2। अब जो ये इक्वेशन हमें मिली है, ये चार्ज के रूप में भी बैलेंस्ड है एंड एटम्स के रूप में भी परफेक्टली बैलेंस्ड। क्लियर है चीज? तो एक बार चार्ज बैलेंस करने के बाद, क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं, तो हमारे एटम्स भी चेंज हो सकते हैं। तो हमें सारी चीज एक साथ चेक कर लेनी चाहिए लास्ट स्टेप में कि हर चीज बैलेंस्ड है या नहीं। अगर बाय चांस हम अगर एटम्स ना चेक करते, चार्ज तो हमारा बैलेंस हो चुका है, तो अपनी तरफ से तो हमने ठीक कर दी, लेकिन एटम्स इम्बैलेंस हो गए थे, तो एक स्टेप के ऊपर हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में आपको अगर चार्ज वाला केस है तो चार्जेस भी बैलेंस करने हैं और एटम्स भी चेक करने हैं। क्लियर है चीज? ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। आप लोगों ने कभी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन सुना है? आप लोगों ने कभी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन सुना है? क्या होती है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक की बात करो। हीट रिलीज होती है। अच्छा यार, जो वो तो होगा ही, एक काम तो होगा। क्वेश्चन डालो, explain types of reactions, explain type of reactions on the basis of heat change, on the basis of heat change, on the basis of heat change। हमें हीट के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एक्सप्लेन करनी है। हमारे पास 2 रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। एक में हीट एब्जॉर्ब की जाती है, एक में हीट रिलीज होती है। तो दोनों में हीट चेंज तो हो रहा है ना, तो हमें उसी बेसिस पर हमारी ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है। तो मैं कंपेयर करके बता देती हूँ आप लोगों को। इसके जो 2 टाइप्स है वो है एक हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक में रिएक्शन में हीट एंटर होगी, एक में एग्जिट होगी। मतलब एक में हम एब्जॉर्ब करेंगे, एक में एनर्जी रिलीज होगी, मीन्स कम होगी, एग्जिट करेगी वहां से। तो 2 काम होंगे, हीट का एंटर होगा, हीट का एंट्रेंस होगा और हीट की एग्जिट होगी, राइट। एक में हीट एब्जॉर्ब मतलब एंटर करेगी, मीन्स एब्जॉर्ब करेगी, एक में हीट रिलीज होगी मतलब बाहर जाएगी। अब हमें ये देखना है कौन सी रिएक्शन में क्या काम होगा। देखो यहां से ये वर्ड उठाओ, EN। EN एंटर में आता है एग्जिट में? एंटर में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एंटर होगी। नेक्स्ट है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। EX एग्जिट में आता है या एंटर में आता है? एग्जिट में आता है। तो इस रिएक्शन में हमारी हीट क्या होगी? एग्जिट होगी, या फिर हम बोल सकते हैं रिलीज होगी। क्लियर है ये चीज? तो हम इसके अंदर लिखेंगे
A reaction in which heat is absorbed. A reaction in which heat is absorbed, मतलब हीट का एंट्रेंस होगा, is called endothermic reaction. Is called endothermic reaction. इसको हम बहुत इजी से एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि जिसमें हीट एंटर होती है। जब हम पानी को गर्म करते हैं, मतलब पानी को लिक्विड से वेपर बनाते हैं, तो ये काम कब होता है? जब हम पानी को गर्म करेंगे। क्या बिना पानी गर्म किए हम उसे भाप बना सकते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उसे हीट करना पड़ेगा, और जब हम पानी को हीट करते हैं तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं हो रही? हीट हमें डालनी पड़ रही है या नहीं डालनी पड़ रही? ऑब्वियस सी बात है, गर्म करेंगे तो वो हीट उसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जितना ज्यादा पानी हम गर्म करते हैं उतना ज्यादा गर्म मिलता है ना हमें टच करने से। तो सिंपल सा एक एग्जांपल हो गया इसका। कि भाई जब हम H2O मतलब वाटर को लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट करेंगे? H2O को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसे पानी से क्या बनाते हैं? भाप बनाते हैं। तो हम उसे गर्म करके बनाते हैं, तो हीट को हम डाल रहे हैं उसके अंदर, तो वो कैटेगरी में किसकी आ गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन की। इसमें हमने हीट की एंट्रेंस कराई है। दूसरी, जैसे कि हो गई हमारी अमोनियम क्लोराइड लेते हैं हम, NH3Cl, अमोनियम क्लोराइड। अगर हम इसमें हीट डालते हैं, हीट एंटर कराते हैं, तो अमोनिया रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? अमोनिया गैस की फॉर्म में रिलीज होता है, और साथ में निकल जाएगा, यहाँ पर NH4Cl आएगा, HCl। बेटर है, वैसे तो वो 2-3 एग्जांपल्स पूछता है, बट ये एग्जांपल ऐसा है कि आप याद रख सकते हो आराम से। तो आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। एक और रिएक्शन कर लो चाहे, जैसे हमारी रिएक्शन हो गई N2 प्लस O2। जब इसमें हम हीट डालते हैं तो ये बन जाता है 2NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर है चीज? इसी तरह हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इस केस में जो हमारी हीट है वो क्या होगी? रिलीज होगी, या फिर क्या बोल सकते हैं हम? एग्जिट होगा हीट का। रिलीज होना, एग्जिट होना एक ही बात है। तो हम इसमें लिखेंगे अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। अ रिएक्शन इन विच हीट इज released is called exothermic reaction. इसका भी हम एक सिंपल सा एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे अगर हम वाटर वाली रिएक्शन की बात करें, इसमें वाटर लिक्विड से वेपर बन रहा था। कब होता है? जब हम इसे गर्म करते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर मैं आइस लूं, सॉरी लिक्विड लूं, वाटर लूं, और उसको किसमें कन्वर्ट करूं? आइस में। तो आइस कम टेम्परेचर पर बनती है या ज्यादा टेम्परेचर पर बनती है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। जब मैं वाटर को आइस में कन्वर्ट करूं, तो उसमें हीट हमें पानी में से हटानी पड़ेगी या उसमें डालनी पड़ती है? क्योंकि ठंडा करना पड़ता है, मतलब पहले पानी नॉर्मल सा होता है, लेकिन जब वो फ्रीज में रख देते हैं तो ठंडा हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर क्या हुआ है? कम हुआ है। इसका मतलब उसकी हीट क्या हुई है? कम हुई है, तभी तो ठंडा हुआ वो। तो ये एग्जांपल हो गया कि जब हम H2O को लिक्विड से किसमें कन्वर्ट करें? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करें, दैट विल बी द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि हम कन्वर्ट करें H2O को लिक्विड स्टेट से H2O को सॉलिड स्टेट।
और इसका एक एग्जांपल और लिख सकते हैं हम फिर उसी से। हमारी आइस भी वाटर में कन्वर्ट हो जाती है या नहीं हो जाती? आइस वाटर में कन्वर्ट होती है या नहीं होती? कब होती है? जब उसे हम रूम टेम्परेचर पर, मतलब फ्रिज ठंडे में से निकाल के गर्मी में रख दे, तो उसमें भी हीट गेन होती है या नहीं होती है? बर्फ को गर्म करे तो वो पिघल जाती है ना, तो उसमें भी गर्म करना मतलब हीट एंटर कराना। तो इसका एक एग्जांपल और हो गया कि H2O सॉलिड को जब हम कन्वर्ट करते हैं H2O लिक्विड में, तो उस केस में भी क्या होता है? हीट की एंट्रेंस होती है, हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। क्लियर है ये चीज? इतना क्लियर है? ये एग्जांपल तो आपको डेली लाइफ से रिलेट करके ही बता दिए थे, तो आप भूल भी नहीं सकते अब, और भूलना चाहिए भी नहीं। इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं दूसरा, जैसे C+O2 गिव राइज टू CO2। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तब भी हमारी जो हीट है वो रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी। क्लियर है ये चीजें? किसी को कुछ डाउट इनमें? और एक कोशिश करूंगी मैं आपको एक्सपेरिमेंटली भी दिखा पाऊं वो चीज। जब हम सोडियम को, अब सोडियम क्या है? ग्रुप 1 का मेंबर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। हम उसे स्टोर भी करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में, क्योंकि उसका ज्यादा रिएक्टिव नेचर होता है। जब हम उसको पानी में डालें, तो जैसे दिवाली पे पटाखे बजते हैं ना, इतना सा सोडियम डालेंगे पानी में तो वो बड़े बम जैसा ब्लास्ट करता है, बड़े पटाखे जैसा। ठीक है, तो जब हम सोडियम को किसमें मिक्स करते हैं? वाटर में मिक्स करते हैं, तो वो बनाता है NaOH। क्या बनाता है वो? NaOH। और साथ में होती है हमारी H2 गैस रिलीज, साथ में होती है हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज। और हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। जैसे हम घर में LPG यूज करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, थोड़ी सी आग पकड़ लेती है। हाइड्रोजन उससे भी 100 टाइम रिएक्टिव होती है। मीन्स जैसे रिलीज होती है वो एकदम से आग पकड़ लेती है। जैसे ही हम सोडियम को पानी में डालते हैं ना, उस पानी में आग लग जाती है, पानी में एकदम से क्या लग जाती है? आग लग जाती है। तो देखो, पानी तो वैसे तो आग को बुझाता है, लेकिन सोडियम उसमें ही आग लगा रहा है, तो कितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है हमारी हाइड्रोजन गैस। तो इसमें साथ में क्या होगी? हीट रिलीज होगी। तो ये एग्जांपल्स अपने याद रखना। क्लियर है इतना? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझ में आ गया? EN से एंटर, तो एंडोथर्मिक में एंटर होगी हीट, मीन्स एब्जॉर्ब होगी। EX से एग्जिट, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारी हीट क्या होगी? एग्जिट होगी। क्लियर है इतनी चीज सभी को? अब आप लोगों ने कभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा होगा, पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन? ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? क्या? हाँ जी, छोटी क्लासेस में मतलब 9th 8th में हम पढ़ के आते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वो रिएक्शंस जिनमें O से ऑक्सीजन, O से ही ऑक्सीडेशन, तो वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन का गेन होता है आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन उसका उल्टा होता है, मीन्स रिडक्शन में ऑक्सीजन का क्या होगा? लॉस होगा, और हाइड्रोजन का होता है गेन। रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन। तो ऑक्सीडेशन की हम बात करें अगर हाइड्रोजन की टर्म्स में, तो वहां पर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब तक हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म्स में पढ़ा है, राइट या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो मैं लिखवा दूंगी उसकी टर्म्स में भी, लिख ही लो, कोई बात नहीं। Define oxidation and reduction. Define, पहले ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। डिफाइन ऑक्सीडेशन या डिफाइन फॉलोइंग। डिफाइन फॉलोइंग। फर्स्ट है जैसे ऑक्सी
ऑक्सीडेशन। फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। 10th क्लास में वैसे हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में बताने की जरूरत नहीं है, ये पहले हम पढ़ के आते हैं, पर जैसे कि आप लोगों को नहीं पता तो बताना तो पड़ेगा। ओ से ऑक्सीडेशन, और ओ से ही होता है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन कौन सी प्रोसेस होती है? जिसमें ऑक्सीजन का गेन होगा, ठीक है। अ प्रोसेस in which there is addition of oxygen is known as oxidation reaction, राइट। ये तो बात हो गई ऑक्सीजन के टर्म्स में। अब ऑक्सीडेशन को हम हाइड्रोजन के टर्म्स में भी पढ़ते हैं। इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो हाइड्रोजन का हम लॉस करा देंगे, एक का गेन कराएंगे, जो इसके नाम में है उसको गेन करा देंगे। ऑक्सीजन का क्या करा दिया हमने? गेन करा दिया। और हाइड्रोजन का क्या करा देंगे? लॉस करा देंगे। हाइड्रोजन का क्या करा देंगे हम? लॉस करा देंगे। तो दूसरी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की होती है क्या? अ प्रोसेस इन विच देयर विल बी लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है इतनी चीज? इतनी चीज सभी को क्लियर है? अब रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो वहां पर ऑक्सीजन का क्या होगा? लॉस होगा। इसमें हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो वहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन का गेन होगा। ये हम 8th 9th में पढ़े थे आपसे। अब बात करते हैं जो 10th में हमें पढ़ना है, तीसरी डेफिनेशन की। हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है अब डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, कि कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे ऑक्सीजन का लॉस गेन हुआ, हाइड्रोजन का लॉस गेन हुआ, तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा दिया हमने। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा एक में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो एक बात हो रही है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की और एक बात हो रही है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इस ऑक्सीडेशन का ओ उठाओ और इसी ओ से लॉस बनेगा या गेन? ओ किस में आता है, गेन में या लॉस में? तो यहाँ पर बन गया ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हो जाएगा। ओ से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का ओ उठाया, अब देख लो लॉस या गेन। लॉस में आता है ओ इसका, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या होगा? देयर विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे होता है हमारा सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन विल बी 281। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब नेगेटिविटी जा रही है, तो पीछे क्या छोड़ के जाएगी? पॉजिटिविटी। तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूं मैग्नीशियम का, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फिगरेशन विल बी 282। कॉन्फिगरेशन विल बी 282। इसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास, तो इसे लूज करने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम Mg2 पॉजिटिव। तो जो हमारी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होती है? अ प्रोसेस इन विच देयर विल बी लॉस ऑफ 1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन
and the property is known as oxidation. आई बात इतनी समझ में कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन कर लेंगे। दोबारा से देखो, सोडियम था एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन इज 281। सोडियम हमेशा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा क्योंकि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो इसको क्या करेगा, हटा देगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब सोडियम ने गेन क्यों नहीं कर लिया, लो से क्यों किया, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड किया ना, तो मतलब ये हमेशा क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। तो ये सोडियम की टेंडेंसी है, एक तरह से क्षमता है कि वो इलेक्ट्रॉन को हटा सकता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है प्रोसेस, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन इज द टेंडेंसी of an element to lose one or more than one electron is known as oxidation. एग्जाम्पल आप लोगों के पास लिखे हुए हैं ऑलरेडी। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन खोया, मैग्नीशियम कितने खोता है, 2, और अभी अभी एल्यूमिनियम का भी एग्जांपल देखा था, उस पर कितना चार्ज आया था, +3, मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है लूज 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी क्यों मेंशन किया है यहाँ पर, टेंडेंसी मीन्स सोडियम देखो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। क्लियर है इतनी चीज, आ गई बात समझ में। अब रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन में बिल्कुल सेम इसका रिवर्स हो जाएगा, रिडक्शन में सब कुछ इसका रिवर्स चलेगा। जो जो हमने ऑक्सीडेशन में लिखा है, जहां लॉस लिखा है वहां गेन आ जाएगा, जहां गेन लिखा है वहां लॉस आ जाएगा। कैसे, इसी डेफिनेशन से शुरू कर लेते हैं, रिडक्शन की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे भी। सबसे पहले फ्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 27, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़ेगा इसे, तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव चीज आ रही है, तो नेगेटिविटी हम अडॉप्ट करते हैं, तो हम भी कैसे बन जाते हैं, नेगेटिव। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 6, कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 6, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो +2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम O2 नेगेटिव, इट विल बिकम O2 नेगेटिव। तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन, इसने कितना किया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली हमें क्या कर देना है, ये फ्लोरीन की टेंडेंसी है या ऑक्सीजन की टेंडेंसी है टू गेन 1 or more electron is known as now reduction। इसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन। मीन्स जब भी किसी रिएक्शन में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का गेन होता दिखाई देगा, तो वो रिएक्शन होगी हमारी रिडक्शन रिएक्शन, और जिसमें लॉस होता दिखाई देगा वो होगी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है इतनी चीज सभी को, क्लियर है। अब इसको ऑक्सीडेशन को हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टर्म्स में लिखा था, इसको भी लिख ही लेते हैं। और करके इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ऑक्सीजन के टर्म में लिख लेते हैं। अ प्रोसेस in which there will be loss of oxygen, or in hydrogens के टर्म a process in which
there will be gain of हाइड्रोजन। 10th में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि 10th में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टर्म्स। क्लियर है ये चीज? पेपर में ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली मत लिखना। क्लियर है सभी को इतना? अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। इसमें एक रिएक्शन और लिख लेते हैं रिडक्शन में। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, मैं कॉपर में इलेक्ट्रॉन ऐड करूं या कॉपर 2 पॉजिटिव में? किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी? कॉपर में इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करने चाहिए या कॉपर 2 पॉजिटिव में? कॉपर में। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होना? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी में तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। अभी फ्लोरीन में किया था ऐड। क्यों किया था? क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की कमी थी। यहाँ पर इसका पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम एक रिएक्शन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉपर, तो क्या होगी? CO2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Cu। इसी तरह एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन में भी लिख लो। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर वो दो रिएक्शन लिखी थी सोडियम की और मैग्नीशियम की, वहां पर एक Zn की रिएक्शन भी लिख लो। Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड बिकम Zn2 पॉजिटिव। क्या बन जाएगा ये? Zn2 पॉजिटिव। ये लिख लो रिएक्शन ऑक्सीडेशन की, ये लिख लो रिडक्शन की। ये है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये है रिडक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन की। थर्ड है हमारा इसी में रेडॉक्स रिएक्शन। इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। RE से रिडक्शन, OX से ऑक्सीडेशन। नाम में रिडक्शन भी आ गया, ऑक्सीडेशन भी आ गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन भी होगा और साथ में ऑक्सीडेशन भी होगा। जैसे अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दूं, मतलब इन दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगी ये? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu। अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इनको हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। तो रिएक्शन विल बिकम Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो इस रिएक्शन